आज हम बात करेंगे एकल झिर्री अथवा रेखा छिद्र के कारण प्रकाश का विवर्तन के लिए हमने आपसे बात किया था कि प्रकाश जब किसी अवरोध अथवा झिर्री के किनारों पर एक तरफ मुड़ जाती है तो उस मुड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं? विवर्तन। ठीक है, तो तरंगों में यह गुण पाया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश एक तरंग है। तो हम बात करेंगे आज कि एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन को कैसे उसका पैटर्न प्राप्त किया जाता है। तो देखते हैं कि एकल झिर्री द्वारा प्रकाश के विवर्तन का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम कांच की एक प्लेट, जैसे स्लाइड आप देखते होंगे, तो स्लाइड ले लेते हैं। उस पर उसे पहले हम काला रंग से उसे पेंट कर लेते हैं। फिर एक ब्लेड की सहायता से पतली रेखा खींच ली जाती है उस पर, जो प्रकाश के लिए एक झिर्री अथवा रेखा छिद्र का कार्य करती है। इस रेखा छिद्र द्वारा कई मीटर दूर रखे एक जलते हुए लैंप मतलब आप समझ रहे होंगे, इस तरह से लैंप होगा, उसमें रेखीय तंतु यानी फिलामेंट लगा हुआ होगा। ठीक है, तो उससे लाइट एक सीधी रेखा में हमको मिलेगी। बातें समझ में आ रही है? तो आप देखते हैं रेखीय तंतु को रेखीय छिद्र के समांतर रखते हुए देखें तो हमें तंतु दिखाई नहीं देता, परंतु तंतु के स्थान पर एक चौड़ी चमकदार पट्टी दिखाई देती है। इस पट्टी के दोनों ओर कुछ रंगीन चमकदार लेकिन कम चौड़ी पट्टियां भी दिखाई देती हैं। ठीक है, जिनकी तीव्रता तथा चौड़ाई दोनों ओर लगातार घटती जाती है। इस एकल रेखा छिद्र से प्राप्त प्रतिरूप को विवर्तन प्रतिरूप कहते हैं। आप देखेंगे चित्र द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है, एक पतली स्लाइड या पत्ती ली गई है, उसको काले पेंट से कलर कर दिया गया है और बीच में एक ब्लेड का यहाँ पर चीरा लगा दिया गया है। ठीक है, अब उसे अपनी आँखों की सहायता से हम एक फिलामेंट की तरफ देखते हैं। ये फिलामेंट है, इसे समांतर किरणें इधर की तरफ आती हैं तो हमें दिखता है कि बीच में तो एक बहुत चौड़ा प्रकाशिक पट्टी दिखाई देती है। उसके किनारे पट्टियों की जो चौड़ाई होती है वो धीरे धीरे क्या होती है? घटती हुई चली जाती है और बीच बीच में अंधेरा हमको दिखाई देता है, डार्कनेस दिखाई देती है। तो यह पूरा पैटर्न जो होता है हमारा, ये क्या होता है? विवर्तन प्रतिरूप कहलाता है। एक इस तरह से हम देखें कि इसकी इंटेंसिटी किस तरह से होगी, तो बीच वाली पट्टी की इंटेंसिटी ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर इससे कम, ऐसे होते होते चली जाती है। ठीक है, तो बीच वाले को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय फ्रिंज कहते हैं या केंद्रीय प्रकाशिक भाग कहते हैं। ठीक है, इसे मैक्सिमा या उच्चिष्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिमा या उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि यही जो लैंप है, इसके ऊपर हम कोई कागज़ लपेट दें, जिसे सेलोफोन पेज कहते हैं, सेलोफेन कागज़ कहते हैं। तो देखते हैं कई कलर के आते हैं, तो इसमें लाइनिंग हमें फिर प्राप्त होती है। तो देखते हैं कि तरंग दैर्ध्य, ये जो विवर्तन प्रतिरूप होता है, उसके लिए हमें जो पट्टी ली होती है, उस पट्टी में जो छिद्र होता है, ठीक है, वह कितना होता है? हमें बहुत बारीक रखनी होती है। ठीक है भाई, ठीक, तो वो किसके बराबर होना चाहिए? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? ज़्यादा होता है किसका? वो लाल रंग का होता है। लेकिन कम किसका होता है तरंग दैर्ध्य? नीले रंग का होता है। तो हमें पता लगेगा जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा वह इस पट्टी से सीधी निकल जाएगी, लेकिन जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा वो प्रकाश ज़्यादा बिखरेगी। बातें समझ में आ रही होंगी? ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लाल कलर का विवर्तन अधिक और नीले कलर का विवर्तन कम होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम बात कर चुके हैं कि लाल रंग की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बड़ी होती है, जिससे उनका विवर्तन या बिखराव या फैलना ज़्यादा होता है लाल रंग का नीले रंग की अपेक्षा। अब एकल रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने की ज्यामितीय विधि की हम व्याख्या करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास एक चित्र दे रखा है कि विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए हम एक सेटअप करेंगे।
उस सेटअप को देखिए। सबसे पहले हमने देखा कि एक स्रोत रखा हुआ है, यहाँ क्या रखा हुआ है, स्रोत, प्रकाश स्रोत, ठीक है, प्रकाश स्रोत है जो कि एक कलर का है, यानी मोनोक्रोमैटिक है। अब इसकी प्रकाश किरणें बिखरी हुई हैं चारों तरफ, उसे समांतर करने के लिए इसके बीच में क्या रखा हुआ है, एक लेंस L1 रखा हुआ है जो कि झिर्री AB के सामने रखा हुआ है और वह समांतर हो जाती है प्रकाश की किरण। अब क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें विचलित नहीं होती वो सीधे O बिंदु पर पहुंचती हैं और जो विचलित हो जाती हैं वो कहाँ पहुंचती हैं, P बिंदु पर पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो हमें ये जो इस बिंदु पर है, देखिए पथांतर, दोनों किरणों के पथ में कोई अंतर नहीं होता, पथांतर शून्य होता है। इसे हम कहते हैं उच्चिष्ट या मैक्सिमा कहते हैं। और जिस बिंदु पर पथांतर होता है, पथांतर कैसे निकाले हमने, पथांतर के लिए हमने देखा कि पहला वाला जो है वो कुछ दूरी कम चलता है दूसरे वाले की अपेक्षा, तो पहले वाले की तुलना में दूसरी वाला जो है वह B के दूरी अधिक चलता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पथांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, पथांतर, ठीक है। तो यह हम इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो देखेंगे कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि एकल रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण जो है चित्र में प्रदर्शित है। इसमें AB एक संकीर्ण रेखा छिद्र है जिसकी लंबाई कागज तल के लंबवत है। कैपिटल S एक लंबा एक वर्णी प्रकाश स्रोत है जिसकी लंबाई रेखा छिद्र के समांतर है। प्रकाश स्रोत व रेखा छिद्र के बीच एक उत्तल लेंस L1 इस प्रकार रखा जाता है कि प्रकाश S लेंस L1 के फोकस तल में है, यानी फोकस में है, यानी लेंस का फोकस जहाँ पर होगा वो कहाँ है, स्रोत के पास स्थित है, ठीक है भाई। अब देखेंगे रेखा छिद्र के दूसरी ओर बिल्कुल समीप ही एक अन्य उत्तल लेंस L2 रखा जाता है तथा इस लेंस के फोकस तल में एक पर्दा XY रखा हुआ है। देखते हैं पर्दा कहाँ रखा हुआ है, तो आप कहोगे पर्दा ये हमारा पर्दा है जिस पर पैटर्न हमको मिलेगा, उसी का नाम XY रखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब विवर्तन प्रतिरूप, अब व्याख्या क्या करता है, इसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या के लिए आप देखेंगे कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से रेखा छिद्र AB के प्रत्येक बिंदु से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। आपको पता है कोई रेखा छिद्र होगा तो स्रोत से प्रकाश किरणें सभी दिशाओं में उस पर आएंगी। जो तरंगिकाएं विचलित नहीं होती वे लेंस L2 द्वारा पर्दे O पर फोकस हो जाती हैं। चूँकि ये सभी तरंगे एक ही कला में होती हैं अतः ये केंद्रीय बिंदु कैपिटल O पर दीप्त बैंड बनाती हैं जिसे मुख्य उच्चिष्ट कहती हैं। बाकी P बिंदु Q बिंदु पर उच्चिष्ट जो होगा अगर बनेगा तो उससे कम इंटेंसिटी यानी ताकत की होगी, और जो निम्निष्ठ बनेंगी तो आपको पता है वहाँ पर अंधेरा प्राप्त होगा, ठीक है, यानी डार्क फ्रिंज प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम कल इसके उच्चिष्ट और निम्निष्ठों की भी व्याख्या करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।